गुड मॉर्निंग। ज्वाइन कीजिए फास्ट। आज हम लोग नेटवर्क यानी कि सर्किट्स का बेसिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग यहाँ। गुड मॉर्निंग करिश्मा। अब हम लोग आज स्टार्ट जो करने वाले हैं, देखिए ये किन किन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, चाहे आप कोई जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दीजिए, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम दीजिए, चाहे कोई पीएसयू का एग्जाम दीजिए, इवन फोर गेट का एग्जाम दीजिए या इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दीजिए, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप पीजीटी फिजिक्स टीचिंग एग्जाम, पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम दीजिए, पीजीटी फिजिक्स का, तो इन सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक अपना। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री इन चीजों का है, इन चीजों की इन एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, या गेट के एग्जाम के लिए, या इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम के लिए, या फिर आप पीजी टीचिंग एग्जाम का आपके पास अगर डिग्री है, उसमें आप एलिजिबल है, लाइक पीजीटी फिजिक्स के लिए ये टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। विद दैट नोट हम लोग इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्किट को समझने के लिए बहुत ही फंडामेंटल थिंग्स है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे ना, तो इन चीजों का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, एक्चुअली में इसका नाम है बेसिक्स। बेसिक्स क्या नाम है? बेसिक्स ऑफ सर्किट्स, राइट ना। तो बेसिक्स ये पहले हम लोग पढ़ लें छोटी छोटी बातों को, तो क्या होगा कि बड़ी बड़ी बातें चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगा हमसे। सबसे पहला बात ये बताओ, जैसे कि कोई एक सर्किट है, तो उसमें सबसे बेसिक द बेसिक क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट ना, या इन द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में द बेसिक क्वांटिटी क्या होता है ये बताओ। द बेसिक क्वांटिटी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश। ऑप्शन क्या होगा, आप क्या बोलेंगे डैश की जगह, बताओ। करिश्मा, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिक क्वांटिटी क्या होता है? अच्छा, देखो, जो तुम बोली हो उसको मैं फ्लैश नहीं कर रहा हूं उस आंसर को, उसको समझने की कोशिश कर। पहले एक तार है, मान लो कॉपर वायर, कॉपर वायर का एक टुकड़ा ले लेते हैं हम लोग, इस तरह से, इस तरह से कॉपर वायर का एक टुकड़ा ले लिए, राइट। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका दो छोर है इस तरह से, इसके इन दो छोर के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट करते हैं, राइट। ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट किए, तो क्या होगा अब एक्चुअली इसमें, अब अगर ये कॉपर वायर का टुकड़ा है तो कॉपर कंडक्टर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, राइट ना। तो एक कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे रेंडमली मूव करते रहता है। लेकिन जैसे ही ये आप ईएमएफ बैटरी कनेक्ट कर दिए, सेल कनेक्ट कर दीजिएगा, क्या होगा, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारा का सारा मूव करने लगेगा किधर,
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इस तरफ मूव करने लगेगा ना, ऐसे व्यक्ति इधर मूव करेगा, राइट। अब देखो यहाँ, तो इस ये जो इधर जाएगा तो इसके वजह करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, हाँ है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये टाइम के साथ ये फ्लो कर रहा है ना, तो इसके वजह करके करंट कंस्टिट्यूट होगा, जिस करंट का नाम हम बोलने वाले हैं वो करंट है, इधर से इधर आ रहा है, ये नाम है, करंट का नाम है आई डैश, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब देखो, क्योंकि तुम इसमें क्या किए हो, ये ईएमएफ कनेक्ट किया हो, तब ना ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये करंट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक करंट, उतना ही करंट इस बैटरी से निकलेगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह करके होगा, ऐसा माना जाता है, उसको बोलते हैं करंट आई। और ये आई जो है, जो बैटरी से निकल रहा है, इसको बोला जाता है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट, या और इसी का दूसरा नाम है कन्वेंशनल करंट, क्योंकि आप माने कन्वेंशनल करंट। और ये वाला कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह करके है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इसी का दूसरा नाम है नेचुरल करंट। समझे क्या? ऐसा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात और क्लियर कर लें। देखो, एक्चुअली में ये जब बैटरी कनेक्ट नहीं किए थे तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था, हाँ है ना। जैसे ही बैटरी कनेक्ट किए, ये सब नेगेटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो गया, हाँ है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह करके एक करंट कंस्टिट्यूट हुआ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट या नेचुरल करंट। चूंकि फ्लो इलेक्ट्रॉन ही करता है, पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं करता है, हाँ है ना। ओके, तो ऐसा माना गया कि इस बैटरी से एक करंट इधर जाएगा, जितना की करंट ये है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन, वो उधर से आ रहा था बैटरी की ओर, ये बैटरी से जाएगा इस कंडक्टर की ओर। तो इस करंट को बोले माने हैं, इसलिए इसका नाम एक्चुअली में है इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट। समझ में आया बात या नहीं? और इस रिलेशन में एक्चुअली में देखो, आई, ये जो कन्वेंशनल करंट है, आई इक्वल टू क्या है, माइनस आई डैश। माइनस आई डैश क्यों? इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह करके। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट एक सर्किट में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ओके, अब ये बताओ, अगर ये चार्ज अट्रैक्ट नहीं होता इधर, यानी फ्लो नहीं करता, क्या करंट होता? नहीं होता ना। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में the basic quantity is charge। करिश्मा क्लियर होया यहाँ? the basic quantity in any electric circuit is charge, हाँ या ना? अब समझ में आया? क्लियर है? जल्दी बताओ, रिप्लाई भी करो। तो आज के बाद अब बोलना, चार्ज है बेसिक क्वांटिटी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब एक यहाँ पे हम छोटी छोटी बातों को समझाना चाहेंगे, वो समझिए। तो दी बेसिक क्वांटिटी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो पहली बात आई अपना चार्ज। तो अब यहाँ टॉपिक का हम नाम दे रहे हैं चार्ज। चार्ज को क्यू से जनरली डिनोट करेंगे, क्यू से, कैपिटल या स्मॉल, कोई भी क्यू से, ठीक है ना। अब देखो एक बात लाते हैं सब। अब देखो, ये चार्ज होता है जनरली दो तरह के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना। और ये जो चार्ज पार्टिकल मेनली होते हैं अपने पास, किसी भी एटम में अगर हम लोग बात करें तो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। ये फंडामेंटल पार्टिकल, किसी भी एटम का फंडामेंटल तीन मेन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसके अलावा बहुत सारे और पार्टिकल का खोज हो चुका है, 35 ऐसे पार्टिकल्स हैं। उसको छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट तीन फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आई बात ना? तो देखो, तो चार्ज जो वहां हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात किए थे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, अगर E इक्वल टू हम लोग लिखें तो वो होता है
-1.602 into 10 to the power -19 कूलम, C4 कूलम। तो चार्ज का SI यूनिट, चार्ज मतलब ऐसे लिखना है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को का SI यूनिट क्या होता है, इज कूलम, कूलम, इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, समझे कि नहीं, कूलम, ऐसा, ठीक है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.602 into 10 to the power -19 कूलम, राइट, यस, क्लियर। ये है, यहाँ हम लोग बारी बारी से एक एक लाइन लिखेंगे और इसको ये करेंगे, डायग्राम बना लो, ये लिखो और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्लियर ही होगा, ऐसे लिख लो, द बेसिक क्वांटिटी, द बेसिक क्वांटिटी in the electric circuit is charge, comma, और the charge on the electron is given by, the charge on the electron is given by ये वाला, E equal to -1.602 into 10 to the power -19 कूलम, ऐसा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये ध्यान में रखेंगे, याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये सबसे छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज है, इससे छोटा चार्ज मुमकिन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.602 into 10 to the power -19 कूलम, इससे छोटा चार्ज इस दुनिया में मुमकिन नहीं है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, इससे कम किसी भी चार्ज का मान नहीं हो सकता, क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो, आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ऐसा किसने फाइंड किया, बताओ, मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका फाइंड हुआ। और चार्ज जो होता है दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसा किसने बताया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, समझ में आई बात ना, ये दो लोगों का नाम आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं, अब जब चार्ज अपने पास हो गया देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड एज करंट, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं, करंट, या इसी का दूसरा डिफिनेशन हो सकता है द टाइम रेट ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, द टाइम रेट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज
जो फाइंड किया वो किया गया मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चार्ज कितना होता है ये, और टू टाइप का चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज को किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ने, ठीक है। कोई चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसा किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू डिटरमाइन किया गया किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दो बात क्लियर है। आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और चार्ज दो तरह का होता है, ऐसा किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। हम यहाँ बोल रहे थे, देखो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट, या दूसरा डेफिनेशन इसका क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, इज कॉल्ड एज करंट। द टाइम रेट ऑफ चार्ज, यहाँ चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, इज कॉल्ड एज करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और जनरली इसको दिखाया जाता है छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है इन छोटा टाइम dt, ठीक है, तो dq बाई dt हो जाएगा। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो करंट का यूनिट हो गया कूलम्ब पर सेकेंड। और कूलम्ब पर सेकेंड को एक आदमी को क्रेडिट किया है करंट के रिगार्डिंग, बहुत सारे काम किया, वो है एम्पियर। तो कूलम्ब पर सेकेंड को बोला जाता है एम्पियर, एम्पियर कैपिटल है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला यहाँ से आ गया, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर, यानी कि एक कूलम्ब पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ये ध्यान में रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एक कूलम्ब पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, राइट, ऐसा। होपफुली यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़े। इसी करंट को, ये जो करंट है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जिसका यूनिट है कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर, इसी को बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। यही करंट अपना कौन सा है? कन्वेंशनल करंट। यानी कि कन्वेंशनल मतलब इलेक्ट्रिक करंट। जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे तो वो यही करंट है, समझ आई बात ना? ऐसा, जो कि द टाइम रेट ऑफ चार्ज, यानी कि समय के साथ, देखो ना, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये बोलने का मतलब है। करंट मतलब विद्युत धारा, तो करंट ऐसा ही यूनिट एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम्ब पर सेकंड के, ठीक है ना। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ऐसा। आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल होता है, वो समझने की कोशिश। आगे चल के हम लोगों को मिलने वाला है आगे चल के हम लोगों को जो मिलने वाला है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें मिलेगा आगे। आगे हम लोगों को क्या मिलेगा? किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल केवीएल, वो जो मिलेगा हम लोगों को, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये जो हम लोगों को किसी एक सर्किट में इसको लगाएंगे तो इक्वेशन डेवलप होगा ना, केसीएल एंड केवीएल इक्वेशंस are developed
using the conventional current direction only, using the conventional current direction only। केवीएल केसीएल इक्वेशन जो डेवलप किया गया है किस करंट के डायरेक्शन को यूज करके, कन्वेंशनल करंट को डायरेक्शन, यानी कि जो अभी जो करंट ये आई के बारे में बात करें, ये वाला आई करंट, इसके करंट के डायरेक्शन को ही यूज करके किरचॉफ्स करंट लॉ इक्वेशन और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशन को डेवलप किया गया है, ठीक ना। तो आपको पूछेगा एग्जाम में केवीएल केसीएल इक्वेशन जो लिखा गया है उसमें किस करंट का डायरेक्शन लिया गया है, कन्वेंशनल करंट या नेचुरल करंट, तो आंसर क्या होगा, कन्वेंशनल करंट। नेचुरल करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है ना। ऐसा कॉपी कर लो जल्दी से। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात करेंगे, अगर ये क्लियर है तो। जैसे देखो किसी भी एटम पे चार्ज जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल होता है। तो क्यू नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज प्लस माइनस n इंटू ई, ऐसा होता है। किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होता है। जहां पे n है इंटीजर, जहां पे n क्या है, इंटीजर है और इसका मान होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है, तो उसी के इंटीजर मल्टीपल में किसी भी बॉडी पे चार्ज मुमकिन होता है। अब हम यहाँ ये बोलने वाले हैं करंट आई इक्वल टू, आप बोली एक फार्मूला डी क्यू बाई डी टी, बोली ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेट चार्ज अगर दिया हुआ बॉडी पे तो कितना फ्लो कर, नेट चार्ज क्यू बाई टी भी लिख सकती हो, और क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हो आप, एन ई बाय टी भी, है ना। क्यू के जगह पे एन ई, ये प्लस माइनस को छोड़ दो, खाली एन ई लिखो, साइंस अभी मतलब नहीं है, तो ऐसा। तो ये भी करंट का एक एक्सप्रेशन हो गया ना अपने पास, इतना एम्पियर। देखो फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। इस पे क्या क्वेश्चन आता है वो हम बात यहाँ करने वाले हैं, इस एक क्वेश्चन के बारे में। यहाँ तक क्लियर है। या ध्यान रखना किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होता है। नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, वेयर एन इज इंटीजर का मान 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसा। तो करंट का मान आप क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, पहले आप बोली थी, इसको आप टोटल चार्ज बढ़ता है, टोटल टाइम टेकन टू फ्लो लिख सकती हो, इस आधार पर आप लिख सकते हो क्यू की जगह पे एनी बाई टी, हाँ या ना। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन है, लिखो पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन flowing through a conductor for 1 second will constitute 8 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ये है क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड will constitute 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द क्वेश्चन। इसका आंसर बनाइए, जल्दी से बनाइए और बताइए।
कैसे बनाओगे, जल्दी बनाओ इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फास्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की आबादी, कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड के लिए अगर किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा तो उसमें कितना धारा का निर्माण करेगा, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेगा। तो जल्दी से बनाओ, ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी का आंसर कितना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ क्विकली। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, मैं खुद ट्राई करता हूं, देखिए दिया हुआ क्या है सॉल्यूशन में, देखो पहले इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू 1 एम्पियर, टाइम कितने देर में, 1 सेकेंड में, हाँ है ना, राइट। अपने को क्या चाहिए, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू, राइट ना, ऐसा चाहिए अपने को। यह क्या बोला, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को पता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अपने को पता है। टोटल चार्ज Q इक्वल टू, आप क्या बोली थी, थोड़ा ध्यान दो, Ne, अगर हम बिना साइन का ले सिर्फ, तो N इंटू ई का मान पता है अपने को, यहां से इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी इक्वल टू Ne बाई टी, ऐसा होगा। अपने को I और T पता है, N चाहिए, E भी पता है, यानी कि यहां से N इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी बाई ई, आई कितना है 1 एम्पियर इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड, और अपना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 ही रखो इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। न्यूमेरिकल बनाने वक्त इस चीज को आप यूज करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो दैट विल गिव द सेम रिजल्ट, लगभग ऑलमोस्ट सेम। अब इसको अगर हम लोग को सॉल्व करेंगे तो देखो कूलम पर सेकेंड होता था एम्पियर, तो एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा कूलम, तो ये यूनिट ये कट गया, अब क्या बचेगा, सॉल्व करेंगे खाली नंबर बचेगा, यहाँ पर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आ गया 10 और ये वाला ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 का पावर प्लस 19, ऐसा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16, तो डेसिमल रिमूव कीजिए, 10 हुआ था, है ना। अब इसमें से 10 एक यहाँ ले लो, ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 18 बचेगा, क्योंकि एक ले ली हो इधर, तो डिवाइडेड बाय 16, अब इसमें भाग लग जाएगा, तो 16 पंचे 16 छाके 96 ना, 16 छाके 96, अब बचा कितना, यहाँ दे दो 100 में भागा, दैट विल बी बेटर, 16 छाके 96, 4 पॉइंट यहाँ पे 0, 16 दूनी 32, 8 80, 16 पंचे 80, कितना आया 6.25, और ये कितना है इंटू 10 का पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड के लिए फ्लो करेगा, तो कितना करंट बनेगा, 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होगा एक कंडक्टर। समझ में आया बात ना, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसा ये 10 क्लास के स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है। राइट आंसर करिश्मा, गुड, गुड वन, गुड वन। समझ में आई बात ना, n का मान अपने को आ गया 6.25 into 10 to the power 18 electron when flow through a conductor for 1 second, then it will constitute 1 ampere of electric current। ये इलेक्ट्रिक करंट 1 ampere of electric current का डेफिनेशन भी था 10th क्लास के स्टैंडर्ड में, राइट ना। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो। May I rub this? Yes. अच्छा करिश्मा, एक बात पूछना था, जो हम बोर्ड पे अभी लिख रहे हैं, जो वो आपको क्लियरली विजिबल है ना,
लाइव क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना आपको? बोर्ड पर लिखा चीज है, पूरा पूरा विजिबल है, मेरी आवाज पूरी तरह से ऑडिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? अच्छा, कभी कभी दिक्कत होती है। अब पता नहीं, वो नेट का स्पीड कम रहता होगा तो मे भी। ऐसे तो हम तो बड़ा क्लियर लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा भी लिख रहे हैं, अगर फिर भी दिक्कत हो जा रहा है तो अब क्या कर, पता नहीं क्या करना पड़ेगा फिर इसके लिए। नेट वगैरह का स्पीड कभी कभी हो सकता है आपके इंड में या मेरे इंड में, किसी के भी इंड हो सकता है, वो अगर स्लो होता होगा तो ऐसा होता होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। आप देखो एक बात, इस सर्किट में देखो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को पता चल चुका है, हाँ। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे यहां देखो एक बात लिखे हैं वो समझ में, टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, टू मूव, एन को द कर देते हैं, ढेर सारा को मूव कराते हैं, टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, another point, right, another point in particular direction, in particular किसी खास डायरेक्शन, in particular direction, in particular direction, मीनिंग समझो। ये जो इसमें ये जो हम लोग कॉपर वायर लिए हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन तो पहले रेंडमली मूव कर रहा था, इसको एक पॉइंट से इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करने के लिए इसी डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक एक्सटर्नल, देखो यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत पड़ा है कि नहीं, एंड दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय किसके थ्रू, ईएमएफ के थ्रू, है ना? वही हम बोल रहे हैं, टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, समझ में बात ना, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एन एक्सटर्नल फोर्स, an external force is required, an external force is required, इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ता है, कम इन द सर्किट, इन द ऐसे सर्किट, इन द सर्किट, इन द सर्किट, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, प्रोवाइडेड बाय किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, एंड इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय, और इसको दिया जाता है V से रिप्रेजेंट करते, V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट सोर्स चार्ज, dW by dq, यूनिट हो गया जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, दो साइंटिस्ट झगड़ा करेगा, इसलिए ईएमएफ का यूनिट का क्रेडिट भी जाता है अलेक्जेंडर वोल्टा साहब को, यूनिट हो जाता है वोल्ट, समझे क्या? ऐसा। अब मीनिंग पहले ये लिख लो, तब इसको समझने की कोशिश करो, और तब हम इलोबरेट करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन का आसानी से आंसर होगा। देखो, एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर
की ओर मूव करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत पड़ता है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो एक्सटर्नल फोर्स कौन हमें प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ जो अप्लाई करते हैं। समझ आई बात ना? तो और इस ईएमएफ का मान होता क्या है, इसको कैसे देते हैं? ईएमएफ को भी से डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट सोर्स चार्ज dw by dq। यूनिट हो गया, वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट कूलम, तो वर्क यूनिट हो गया जूल पर कूलम। और अलेक्जेंडर वोल्टा साहब के रेस्पेक्ट में जूल पर कूलम को वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, ऐसा। तो एक बात बताओ कि ये जो ईएमएफ है वो क्या है? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या क्या है? ये फोर्स नहीं है, इट इज वर्क डन पर यूनिट सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? वर्क डन पर यूनिट सोर्स चार्ज। नाम में भले फोर्स लगा हुआ, लेकिन ये फोर्स नहीं है। ये क्या? वर्क डन पर यूनिट सोर्स चार्ज है। इट विल प्रोवाइड द फोर्स। समझ आई बात ना? ऐसा मतलब है। ओके, अब यहां पे एक लाइन लिख लेंगे आप, 1 जूल पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट, 1 वोल्ट। ठीक ना? ये भी एग्जाम में आपको पूछेगा। और ईएमएफ को भी से यहाँ डिनोट किया। ईएमएफ का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, ऐसा इसको पूछेगा आपके एग्जाम में। आगे बात करें, अब देखो नेक्स्ट, ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हम बात कर रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट को, और यहां से ही क्वेश्चन पूछ करके स्टूडेंट को गलती करवा दिया जाता है। आगे देखो, यहां हम बात कर रहे हैं दी टाइम रेट ऑफ एनर्जी। The time rate of energy is called as power. Is called as power. कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की समय दर को क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। ऐसा, पावर मतलब शक्ति। और पावर P इज नथिंग बट, कार्य करने की समय दर मतलब dw by dt, यानी कि जूल पर सेकेंड, है ना? जूल पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू वाट। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, जेम्स वाट के आदर में। समझ में आया बात ना? जेम्स वाट साहब थे जिन्होंने क्या किया था? स्टीम इंजन का खोज किया था। उनके रेस्पेक्ट में पावर का ऐसा यूनिट क्या रखा गया? वाट। अब देखो, ये हो गया ना, ऐसे कर देते हैं, घेर देते हैं, पावर का ऐसा यूनिट। अब यहाँ पे एक और बात बोलने वाले हैं, वो जस्ट P इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dw by dq इंटू dq by dt। ऐसे लिख सकते हैं पावर को। dw by dt को ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? dw by dt। हाँ या ना? ऐसा लिख सकते हैं। अब ये dw by dq थोड़ी देर पहले आप लिखी थी v, ईएमएफ वोल्टेज, इंटू dq by dt उससे पहले लिखी थी करंट, तो v इंटू आई। देखो पावर का फॉर्मूला आ गया v इंटू आई। हाँ या ना? आ गया? तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं पावर का v इंटू आई पहले फॉर्मूला कहां से आया, ये समझ में आया बात? ये सारे का सारा का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। क्लियर है यहां तक? देखो, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट जो होता है वो कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि dw by dt को लिख सकते हैं dw by dq इंटू dq by dt। ये dq dq कैंसिल हो जाए, देखो dw by dt ही बचेगा। लेकिन dw by dq होता है v और dq by dt होता है i, तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, यूनिट इज वाट। क्लियर है? ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो
यहाँ ध्यान रखना एक और चीज, बार बार हम ये बोलते जा रहे हैं, 1 जूल/सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 1 वाट। ठीक है ना, ऐसा सारे जगह एसआई यूनिट का रिलेशन हम बताते जा रहे हैं आपको। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, अब बताओ, द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, इज कॉल्ड एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इज कॉल्ड एज एनर्जी। द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। राइट, द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। अब देखो, अगर एनर्जी कार्य, अगर इसको हम लोग वर्क और एनर्जी दोनों लगभग सिमिलर होता है, इसको हम लोग डब्ल्यू बोल रहे हैं, तो एक्चुअली में यहाँ पहले एक बात समझो थोड़ा सा, पावर इक्वल टू थोड़ी देर पहले देखी थी ना, dw/dt, हाँ या ना? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dw इक्वल टू p इंटू डी टी, हाँ या ना? अब अगर बड़ा वर्क डन चाहिए, ये हो गया छोटा वर्क डन, अगर बड़ा वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, समझ बात ना? और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से w के लिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t के लिए टाइम पे, ये हो जाएगा अपना w, और ये हो जाएगा अपना इंटीग्रल 0 से t p dt। समझी? इसका यूनिट हो जाएगा, पावर का यूनिट इज वाट और टाइम का यूनिट इज सेकेंड, तो वाट सेकेंड वाट, और वाट सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू जूल। एनर्जी का यूनिट क्या हो गया अपना? जूल। ये हो गया अपना एनर्जी यानी कि वर्क डन का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम। समझ में बात ना? ऐसा, तो अगर अपने को पावर और टाइम पता है तो कैसे करके आप वर्क डन या एनर्जी निकालेगी, इंटीग्रेट करके इस तरह से। तो ध्यान रखना, 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू 1 वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड की। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये एनर्जी भी आ गया इलेक्ट्रिक सर्किट में अपने को। अब आगे बात करेंगे, यहां तक क्लियर है? ये अपना बेसिक मतलब सर्किट एलिमेंट, डीसी सर्किट एसी सर्किट का बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि क्या होगा ना कि कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा, हम लोगों को चीजें समझ में आएगा तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़े। अब देखो हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सर्किट एलिमेंट के बारे में। तो किसी भी सर्किट में जो एलिमेंट लगाते हैं हम लोग, एलिमेंट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो एलिमेंट होता है, ये सर्किट कंपोनेंट जो बोलते हैं हम लोग, ये मेनली दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, और दूसरे को बोलते हैं पैसिव एलिमेंट, पैसिव
एलिमेंट, सब हम बताएंगे एग्जांपल वगैरह सब। अब ये एक्टिव एलिमेंट दो तरह का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट, मतलब स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। एक होता है डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट, डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट। ये जो इंडिपेंडेंट वाला है ये भी दो तरह का होता है, आइडियल और दूसरा प्रैक्टिकल। समझ में आया बात ना, ऐसा। और ये क्लियर हो गया। ये जो होता है डिपेंडेंट, इसके बारे में बात करेंगे। ये आइडियल वाला आप देखो, ये दो तरह का होगा, एक होगा वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, और दूसरा होगा करंट सोर्स, करंट सोर्स। तो आइडियल, देखो यहाँ एक्टिव इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स या एक्टिव इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स, ये वोल्टेज या करंट सोर्स। इस तरह से प्रैक्टिकल में भी V माने वोल्टेज सोर्स, I माने करंट सोर्स, ये दो तरह का। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये क्लियरली विजुअल है आपको। देखो यहाँ पर हम लिखे हैं आइडियल V माने वोल्टेज सोर्स, I माने करंट सोर्स, समझे कि नहीं? ऐसा अब तो क्लियर है। अब देखो डिपेंडेंट एक्टिव डिपेंडेंट में होता है चार तरह का, एक्चुअली इसको बोलते हैं VCVS, फुल फॉर्म हम बोल रहे हैं। देखो VCVS का मतलब होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, VCVS का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से होता है CCVS, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स दो तरह का होता है, एक वोल्टेज से वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, दूसरा करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तीसरा CCCS, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, और चौथा VCCS, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये चार डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं एक्टिव एलिमेंट के रूप में। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, और ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये चार डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। अब देखो ये तो था कहानी एक्टिव एलिमेंट के बारे में। उसी तरह इधर पैसिव एलिमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये जो पैसिव एलिमेंट होते हैं ये तीन तरह के मेनली होते हैं। वो कौन कौन होते हैं वो देखो, एक को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टर, मेनली रेसिस्टर मतलब प्रतिरोध, ठीक है। दूसरा यानी रेसिस्टर R, दूसरा इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस होता है L, तीसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस होता है C। ये जो पैसिव एलिमेंट होता है वो होता है रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स। समझ बात ना। अब ये वाला इंडिविजुअल, ये रेसिस्टर लीनियर रेसिस्टर हो सकता है, LR लिखेंगे तो समझना लीनियर रेसिस्टर, या ये हो सकता है नॉन लीनियर रेसिस्टर NLR। इसी तरह से ये इंडक्टर दो तरह का हो सकता है, लीनियर इंडक्टर या हो सकता है ये नॉन लीनियर इंडक्टर, समझे कि नहीं। उसी तरह से ये कैपेसिटर हो सकता है लीनियर कैपेसिटर या हो सकता है ये नॉन लीनियर कैपेसिटर, समझे कि नहीं। ऐसा तो ये है एलिमेंट क्लासिफिकेशन। एक्चुअली में सर्किट में एलिमेंट जो लगे होते हैं वो एक्टिव और पैसिव मिलकर के इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण होता है। तो ये एलिमेंट को मेनली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट को फर्दर ये इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट टाइप का हो सकता है। इंडिपेंडेंट में ये आइडियल या प्रैक्टिकल हो सकता है। आइडियल में ये आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स हो सकता है। प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो सकता है। तो डिपेंडेंट में ये चार तरह का होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, सॉरी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स दो तरह का होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। फिर करंट सोर्स दो तरह का होता है, वो होता है करंट कंट्रोल करंट सोर्स या वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। समझ बात ना। ऐसा उस तरह से पैसिव एलिमेंट क्या होता है, ये मेनली तीन जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और भी ढेर सारे इसी इन्हीं चीजों के मिलने से बनेगा ना। ऐसा तो इसको बोलेंगे वो है तीन, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर।
रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R, इंडक्टर का इंडक्टेंस L, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C। ये रेसिस्टर अब लीनियर रेसिस्टर हो सकता है या नॉन लीनियर रेसिस्टर हो सकता है। ये इंडक्टर आपको लीनियर इंडक्टर हो सकता है या नॉन लीनियर इंडक्टर हो सकता है। ठीक इसी तरह ये कैपेसिटर लीनियर कैपेसिटर हो सकता है और नॉन लीनियर कैपेसिटर हो सकता है। ये है एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। इसको कॉपी कर लो, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। जल्दी से तब थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेंगे, जल्दी करो फास्ट, कॉपी करो। आगे बात करें, करिश्मा कॉपीड। अब हम लोग पहले बात करेंगे एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। अब हम लोग पहले बात करेंगे कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट तो दो तरह का होता है, तो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पहले एक्टिव एलिमेंट के बारे में देखिए और लिख लीजिए। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करें। देखो, जब एलिमेंट कैपेबल होगा, जब एलिमेंट कैपेबल होगा एनर्जी डिलीवर करने के लिए और इन स्वतंत्र रूप से, when the elements are capable of delivering energy independently, खुद से स्वतंत्र रूप से, for very long time, approximately for infinite time के लिए, लंबे समय के लिए, then उस एलिमेंट को हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव एलिमेंट। दूसरा डिफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा होता है, the elements having the property of internal amplification, जो खुद एम्पलीफाई कर सके चीजें को, वोल्टेज को, करंट को, तो वैसे भी एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। तो फिर से एक बार लिख लेते हैं डेफिनेशन। व्हेन द एलिमेंट्स आर कैपेबल ऑफ delivering energy independently for long time, this is important, for long time or approximately infinite time, approximately infinite time के लिए, then it is called एक्टिव एलिमेंट। तब उसका नाम वो क्या कहलाएगा, अपना एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, या इसी का दूसरा डिफिनेशन और क्या बोल सकते हैं हम लोग, द एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन है अभी जो लिख रहे हैं, द एलिमेंट या एलिमेंट्स which is having the property of internal amplification
एम्प्लीफिकेशन, amplification, which is having the property of internal amplification. Then the element is called as एक्टिव एलिमेंट। तब एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग एक्टिव एलिमेंट। समझे क्या? अब देखो एग्जांपल इसके, ये है इलेक्ट्रिकल डिफिनेशन इन जनरल और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स डिफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल ले, अगर हम लोग बात करें वोल्टेज सोर्स, दूसरा करंट सोर्स, ये दोनों जो एग्जांपल है ये इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट का, इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल है, समझे कि नहीं? ये करंट वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। उसी तरह से अगर हम लोग एग्जांपल में ले हैं तीसरा ट्रांजिस्टर, जो कि ट्रांजिस्टर, चौथा हम लोग इसी तरह से एग्जांपल ले हैं ट्रांजिस्टर, इसी तरह से एग्जांपल लें चौथा ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसी तरह से हम लोग एग्जांपल ले पांचवा डायोड, इसी तरह से हम लोग एग्जांपल है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये जो एग्जांपल है 3, 4, 5, 6, ये सब है डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल, डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल। समझिए क्या? डिपेंडेंट के रूप में ट्रांजिस्टर, डायोड, ऑप एम्प, SCR, और इंडिपेंडेंट के रूप में एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ये हो गया अपना एक्टिव एलिमेंट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। फिर ध्यान देना, जब कोई एलिमेंट कैपेबल है एनर्जी डिलीवर करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, और अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट टाइम के लिए, तब उस एलिमेंट को आप क्या बोल सकते हैं? एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। दूसरा डिफिनेशन है द एलिमेंट व्हिच इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, ना, then the element is called an active element. For example, transistor, operational amplifier, diode, SCR, silicon control rectifier, ये सब इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल है। वैक्यूम ट्यूब वगैरह वगैरह वो सब जितने भी होता है, ठीक है ना, डायोड, भाल, डायोड, ये सब जो होता है अपना क्या है? डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स का एग्जांपल है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। अब पैसिव एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। ये था एक्टिव एलिमेंट, राइट। आगे बात करें कॉपीड, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैसिव एलिमेंट के बारे में। दूसरा है अपना पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट ये क्या होता है? When the element is not capable of delivering energy independently, अगर एलिमेंट के पास क्षमता नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से एनर्जी डिलीवर कर सके फॉर लॉन्ग टाइम, तो वैसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? पैसिव एलिमेंट। When
the element when the element is not capable of delivering energy independently for long time, then the element is called passive element. Then the element is called passive element. तब एलिमेंट को बोला जाता है passive element. फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल है रेसिस्टर, प्रतिरोध R, उसका रेसिस्टेंस, बल्ब, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर एक्सेट्रा। ये सब क्या है? अपना पैसिव एलिमेंट। रेसिस्टर, बल्ब, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर एक्सेट्रा, ये सब है एग्जांपल ऑफ पैसिव एलिमेंट, जो कि इंडिपेंडेंटली एनर्जी डिलीवर करने के कैपेबल नहीं होता है। समझ बात ना? ऐसा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे? जबकि कैपेसिटर तो आप पंखा में यूज करते हैं कंडेंसर के रूप में, है ना? वो तो थोड़ी देर के लिए एनर्जी देता है, थोड़े देर के लिए देता है, अपने टाइम कांस्टेंट पर, जितना वो चार्ज हुआ उतना ही, ये लॉन्ग समय के लिए नहीं देता है। इसी वजह करके इंडक्टर और कैपेसिटर भी पैसिव एलिमेंट है। थोड़ी देर के लिए नहीं चाहिए, लॉन्ग समय, लंबे समय के लिए चाहिए, तभी वो कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट। ये सबको भी पैसिव एलिमेंट के कैटेगरी में रखा जाता है। समझ में आया बात ना? ऐसा। ये था एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। हम होपफुली हम कोशिश किए हैं सारा बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने का कोशिश कर रहे हैं हम, और होपफुली आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्या होगा कि एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आगे जो हम लोग इस तरह से और भी आगे धीरे धीरे पढ़ते हुए आएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। एक चीज आपके लिए इंफॉर्मेशन था, अगर आप इसी तरह से फ्लोलेसली लर्न करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म या नेटवर्क थ्योरी को, समझ में बात ना? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, और कौन सा एग्जामिनेशन जल्दी बताओ? पीजीटी फिजिक्स के लिए या लैब असिस्टेंट एग्जाम, जो कि दोनों का वैकेंसी मार्केट में आ चुका है अभी दोबारा से, जेएसएससी वाला। तो इसको अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और इन सब्जेक्ट को अच्छे से पहले इंजॉय करेंगे तभी तो आप क्वालिफाई करेंगे। तो इसी तरह से फ्लोलेसली अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आप क्यों विलंब कर रहे हैं? आप जल्दी से जल्दी आशीष टेक्निकल क्लासेस का DATC नीट जेईई PSU प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए, और जो कि हम यूट्यूब पे आपको ये लेक्चर होपफुली यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहेगा। आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमें, और फ्लोलेसली इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी और लोग उतना ज्यादा इससे बेनिफिट ले पाएंगे, राइट ना? अपने तक ही इंफॉर्मेशन को नहीं रखना है, राइट? तो खूब इंजॉय करेंगे हम लोग अगर हम लोग मिलजुल करके इस तरह से नॉलेज का शेयर करेंगे तो करिश्मा, आपको कोई तकलीफ है आज के क्लास में? यहाँ तक में कुछ भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो, फिर आज का क्लास यहीं पे हम लोग कंक्लूड करेंगे। नहीं तो कोई दिक्कत है तो कुछ भी पूछ लो, एनी काइंड ऑफ छोटी छोटी डाउट अगर है तो आप पूछ लो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके करिश्मा, आप अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कर देना, क्योंकि अब पीजीटी का फिर से दोबारा से वैकेंसी आ गया और लैब असिस्टेंट का भी, दोनों का सेम सिलेबस है। अगर आप भी एलिजिबल होगी लैब असिस्टेंट के लिए तो आप भी भर लेना, लैब असिस्टेंट भी भरना और
पीजीटी टीचर वाला भी भरना, दोनों भरना और दोनों एग्जाम देना, क्योंकि सेम सिलेबस दोनों के लिए पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो अब मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बात करते चलूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें और हम लोग सब कॉम्पिटिटिव माहौल में एंजॉय कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर एक और इन्फॉर्मेशन देना था करिश्मा, आज 5:15 इवनिंग में मैकेनिक्स का बैच स्टार्ट हो रहा है। आर यू रेडी टू ज्वाइन? जल्दी से हमको व्हाट्सअप करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, व्हाट्सअप करो तो उस पर हम लोग चेक करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। होपफुली गाइज आप लोग का दिन शुभ हो, एंजॉय कीजिए।